has been assigned to me because in 2023 we all are talking about artificial intelligence and पिछले 6-7 महीने में शायद हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोस्ट टॉप टूल चैट जीपीटी पे कुछ काम न किया है ना। किसी ने रिसर्च प्रपोजल बना लिया होगा, किसी ने रिसर्च पेपर लिख लिया होगा, किसी ने चैप्टर लिख लिया होगा, किसी ने क्लास के नोट्स डेवलप कर लिए होंगे, कुछ ना कुछ सबने किया। पर चैट जीपीटी सब कुछ नहीं और सबसे बेसिक टूल है। जब डिस्कशन हो रहे थे सेशंस के तो ये था कि लेट अस हैव वन सेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स यूज बेसिकली इन हायर एजुकेशन। हम कहाँ इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस पे यूज कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस की बात भी मैं करूँगा जो इसके एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली ऑडियो जनरेशन के लिए, वीडियो जनरेशन के लिए, पॉडकास्ट जनरेशन के लिए, पावर पॉइंट जनरेशन के लिए, सबकी बात करूँगा थोड़ी सी ताकि आप लोगों को क्लासरूम में मदद करें। Britannica कहती है artificial intelligence is the ability of a digital computer or computer controlled robot to perform the tasks commonly associated with intelligent beings. Beings means human beings. Actually जो artificial intelligence है ये न्यूरल नेटवर्क पर काम करती है और दो टेक्नोलॉजीज में एक साथ काम करती हैं। One is called machine learning and another is called deep learning. Deep learning psychological concept है और machine learning computer concept। तो एक तरह से ये deep learning के applications को computer science में इस्तेमाल करके जो टेक्नोलॉजी काम करती है उसको हम artificial intelligence कहते हैं। और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को आए ही करीब 40-45 साल हो गए। इट्स नॉट अ न्यू वर्ड बट इट हैज बिकम अ बज़वर्ड। बहुत सारे लोग इसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की कैटेगरी में रखते हैं और इवन जब एनईपी इसका बात कर रहे थे पीपीटी में ड्रॉप कर दूंगा। मुझे सेशन में फोटो खींचना ये सब थोड़ा ये मेरे लिए भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी वो डिसरप्शन अच्छे नहीं लगते, आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आपका फोकस खाली फोटो खींचने में हो जाता है, सुनते नहीं है ना। तो एक टर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी यूज किया जिसको हम कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। वो कहती है कि हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे। वो एक कॉमन वर्ड है, बज़वर्ड, जिसको हम कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। Can anyone define what do we mean by a disruptive technology? Or when a technology is disruptive and when it is not? क्या कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जिसको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं, या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कोई वर्ड है जो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज होता है, क्या है? मैडम कुछ बोल रही है। तो जब किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में हम कहते हैं कि कोई चीज़ यूजफुल तो है लेकिन वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, किसी और जगह पर ले जाती है। जी creativity, intelligence. Please, one by one. It's depend upon the situation and the intention the person is using. That is disruptive. It's not distraction. आपकी पहली सेंटेंस ठीक है, बट डिसरप्शन इज नॉट डिस्ट्रैक्शन, वरना उसको डिस्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डिसरप्शन क्यों बोलते हैं? डिसरप्शन का मतलब होता है whatever thing is in comfortable zone or whatever is your zone of comfort, something is throwing you out of that comfort or something is replacing which is already existing. 90s में कंप्यूटर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी था, डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नहीं था, डिसरप्शन टेक्नोलॉजीज था। 2000 के दौर में इंटरनेट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी था। 2010 की जनरेशन में सोशल मीडिया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थी क्योंकि वो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को डिसरप्ट कर रही थी, उसके एक बेटर एप्लीकेशन लेकर आ रही थी, लेकिन वो पूरी दुनिया नहीं बदल रही थी। अगर वो पूरी दुनिया बदल रही होती तो फिर वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो पैराडाइम शिफ्ट होता। आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया उसने।
केवल एक पैटर्न ने पुराने वाले को रिप्लेस किया, राइट? तो अभी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं नॉर्मल नहीं है, अभी वो न्यू नॉर्मल भी नहीं है। जैसे जैसे वो न्यू नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ जाती है वैसे वैसे उस टेक्नोलॉजी से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का टैग खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है। स्मार्टफोन 2005 के आसपास डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी था, आज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। उस समय फीचर फोन प्रैक्टिस था, है ना? 90s के आखिरी दौर में 96 97 के दौर में पेजर एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज करके नया कम्युनिकेशन मॉडल लेकर आ रही थी। लेकिन कई बार डिसरप्टिव, क्योंकि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंज ये होता है कि उनको टाइम और सोसाइटी दोनों टेस्ट करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी समाज एक अचानक स्वीकार नहीं करता। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, दुनिया का कोई भी समाज हो, तुरंत स्वीकार नहीं करता। We always test them ethically, professionally, personally, क्या इसकी जरूरत होगी, कितनी महंगी टेक्नोलॉजी होगी, कितने काम की होगी, बहुत टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का हिस्सा होती है। तो एआई ड्रिवन एजुकेशन आज की डेट में डिसरप्शन है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पैटर्न है उसको डिसरप्ट कर रही है। अभी हमारा पूरा डिबेट ये है कि अरे सब चैट जीपीटी से हो जाएगा, सारे बच्चे नकल करने लगेंगे। बच्चों का किसी ने एक लेक्चर लिखा, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल छपा दैनिक जागरण में अभी हफ्ते भर पहले, मेरे एक बहुत सीनियर कलीग है, उन्होंने लिखा वो आर्टिकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते ही खत्म हो जाएगा बच्चों का दिमाग। एजुकेशन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा था आर्टिकल। मैं बोला मेरा तो नहीं खत्म हुआ भाई, 6 महीने से तो मैं यूज कर रहा हूँ। मेरा तो दिमाग और खोल रहा है, क्योंकि रोज एक नया टूल आ जाता है, मेरे को पहले उसको समझना पड़ता है ये कैसे इस्तेमाल करूँ, कहाँ इस्तेमाल करूँ। एनीवे, तो वो जो टाइम का चैलेंज है, एथिक्स का चैलेंज है, प्रैक्टिसेस का चैलेंज है, आज हम जिस दौर में हैं उस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस चैलेंज को टेस्ट कर रही है। या हम कहेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन चैलेंजेस पर टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमने इसको नॉर्मल की तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना कहें कि मैंने ये पेपर आज चैट जीपीटी से लिखा है, ये नोट चैट जीपीटी से बनाया है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक गलत धारणा बैठ गई कि चैट जीपीटी यूज करने का मतलब बेईमानी, अनएथिकल है। कुछ भी अनएथिकल नहीं है। अनएथिकल होती तो फिर वो टर्मिनेटिव नहीं बताता। टर्मिनेटिव तो तुरंत आजकल बता देता है ना। जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट जीपीटी आया, 15 दिन बाद टर्मिनेटिव ने उसमें डाल दिया। अभी आप चैट जीपीटी, मैंने सबसे पहले पेपर लिखा चैट जीपीटी से ऐसे ही, फिर मैंने उसको तुरंत टर्मिनेटिव पे डाला, मैं पहले टर्मिनेटिव को टेस्ट करूं। तो टर्मिनेटिव ने बोला इसमें 82% कंटेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम एआई। हम थोड़े ओवर स्मार्ट हुए, हमने तुरंत क्विल बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लिया। 1200 रुपए एक साल का मिलता है, तो महंगा है नहीं। तो लिखने वाले आदमी इतने तो हमारे एक लेक्चर में निकल जाएगा, 1200 रुपए क्या ले लिया। मैंने तुरंत उस आर्टिकल को क्विल बोर्ड पे एक बार पैराफ्रेज किया, फिर डाला, उसने कहा 23% टेकन फ्रॉम एआई। मेरा एक भी शब्द नहीं था। मैंने फिर उसको दूसरी बार डाला, 9% टेकन फ्रॉम एआई। अब है अंडर 10%। नहीं चीटिंग करने का तरीका नहीं बता रहा। अच्छा सुनो, नहीं आई एम कमिंग बैक। You submit a paper to any good international journal, they send you mail next day, do you want a professional editing facility? Yes, sir. Sir, even before Right? How much money they charge to you? $200 per paper. Here you are spending, what you are doing? You are using the technology to use only the editing concept. If you are purchasing a Quillbot account, मैंने कहा ना, पैसे देके पेपर छपवाना, कहीं इथिकल है कहीं अनइथिकल है। If a Scopus listed journal is accepting your paper and charging a fee to make it an open access journal, many IITs fund that money to their faculty, pay that money officially to pay the journal. Even certain universities like in IP University Delhi, they pay that money to the faculty as well as they pay for one paper to the research scholar also, if it is in A or B grade journal, A or B category journal of Scopus, right? Because what is the open access fee?
Open access fee means because journals are publishers, they are businessmen. But Taylor and Francis is not a faculty, भाई दुकान है, right? दुकान है ना, उसको जर्नल छापना है. अब प्रॉब्लम क्या है? वो टेलर एंड फ्रांसिस $200 लेके छाप रहा है तो इथिकल है. वो कानपुर को रामपुर के मिस्टर खान वो एक कमरे में अपनी दुकान चलाते थे, 300 जर्नल के एडिटर थे, 1500 रुपए में पेपर छाप देते थे, जिसके चक्कर में यूजीसी लिस्ट पूरी थोड़ा चेंज हुई और हम ये केयरलेस के चक्कर में पड़े, राइट? तो वो बेचारा छोटे लेवल का स्कोपस था, वो नेशनल लेवल का स्कोपस था. तो ये ना एथिक्स, वो एक नरेंद्र मोहन हुए, गुजर गए, दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हुए. उनकी कविता है पाप और पुण्य. पाप और पुण्य की परिभाषा यहाँ रोज गढ़ी जाती है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ी जाती है. वही चल रहा है आजकल पब्लिकेशन बिजनेस. एनीवे, आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक. So what AI is providing you, AI basically facilitate. अभी आपको एक लेक्चर देना हो, मुझे ये पीपीटी तैयार करनी थी, मेरा कम से कम 5 घंटा खराब हुआ हर स्लाइड में बैकग्राउंड में कौन सी इमेज डालूं ये ढूंढने. हालांकि मुझे पता है कि मुझे बैकग्राउंड इमेज किस वेबसाइट से लेनी है, कहाँ मुझे प्लेजरिज्म फ्री इमेज मिलेगी, मैं वहां गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला, बट क्या मैं जो कंटेंट बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड इमेज बैकग्राउंड में जा रही है नहीं जा रही है, राइट? और मैं अगर चला जाऊं अभी वेबसाइट पे जो एआई बेस्ड है, उस पे मैंने तुरंत अभी मैंने पीपीटी इसमें उसकी स्लाइड डाली है, फिर मैंने इसी टॉपिक पे एआई पे एक पीपीटी डेवलप किया, उसको केवल टाइटल दिया, उसने 8 स्लाइड विद इमेज जनरेट कर दी. बट हु विल एक्सप्लेन? वो तो कंटेंट फैसिलिटेट कर रही है ना. हम लेक्चर देने आते हैं तो हम लाइब्रेरी में जाके क्या करते हैं? किताब देखते हैं ना. कंटेंट तो किताब से लेते हैं. हमको एआई नहीं आया था, पीपीटी बनानी होती थी तो हम बुक्स देखते थे ना, बुक्स से कंटेंट लेते थे ना. बुक्स में हमें 10 बुक्स में से ढूंढना पड़ता था, ये हमें ढूंढ ढांढ के तुरंत दे देता है. बट एक्सप्लेन तो मुझे ही करना है. तो ये पर्सपेक्टिव का अंतर है. मैं उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, आप उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. मैं टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटर हूँ, आप हो सकता है इनोवेटर. ये ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे पहला काम हुआ था 1950 में. एलन ट्यूरिंग का पेपर वन ऑफ द मोस्ट सेमिनल पेपर्स माना जाता है, जिन्होंने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस पर एक पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था कैल मशीन 3. 1950 में इस पर काम शुरू हो गया था. तब इंट्रोड्यूस हुआ 1956 में. कितने साल हो गए? 23 साल इधर और 44 साल उधर. तो नया नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है. सुबह में एआर की बात कर रहा था, कल भाई साहब से चर्चा कर रहा था ऑगमेंटेड रियलिटी का. उन्होंने मुझसे बोले बता ऑगमेंटेड रियलिटी सबसे पहले किसने यूज की. मैं ढूंढने लगा कि कौन था, कोई ये ऑथर होगा. बोले ना पाणिनि ने यूज की. तो मैंने वो पाणिनि ने कैसे यूज की, तो भाई साहब ने मुझे कहानी सुनाई. बोले बता पाणिनि की डेथ कैसे हुई. मुझे तो नहीं पता पाणिनि की डेथ कैसे हुई, मैंने तो नहीं पढ़ा. बोले पाणिनि अपनी कक्षा में बच्चों को सिंह का स्वरूप पढ़ा रहे थे और वो सिंह ड्रॉ कर रहे थे पेपर पर, और उन्होंने जो सिंह ड्रॉ किया वो ऑगमेंटेड रियलिटी की तरह रियलिस्टिक हो गया और बच्चे तो भाग गए, पाणिनि को खा गया. सच्चाई है, नॉट जोक. पाणिनि की डेथ ऐसी हुई, इट्स अ ट्रुथ. तो बोले वो दिया, लेकिन तब टर्म नहीं था ऑगमेंटेड रियलिटी. तो मुझे भी सोचना पड़ा, मेरे लिए भी वो एक नई कहानी थी, है ना. अब वो चूंकि साहित्य को, संस्कृत साहित्य को पढ़ते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, तो उनका था तू पूरा रेफरेंस याद कर रहे नहीं, तुमने बताया कैसे. इसलिए मैंने कहा कहानी मेरी नहीं है, उन्होंने सुनाई, है ना. इंटेक्स्ट साइटेशन इज वेरी एसेंशियल. ओके, ना बोरिंग टॉपिक है, बोर हो जाएंगे. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी ने 1956 में टर्म दिया था और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डार्टमूथ कॉलेज में. उसके बाद 1967 में पहला कंप्यूटर बनाया रोजनबेल्ट ने, जिसमें न्यूरल नेटवर्किंग को यूज किया था ट्रायल एंड एरर के बेस पर. उन्होंने थ्योरी यूज की थी ट्रायल एंड एरर की. ट्रायल एंड एरर थ्योरी साइकोलॉजी की थ्योरी है, राइट. तो
साइकोलॉजी की थ्योरी को न्यूरल नेटवर्किंग में यूज किया टू रिड्यूस द एरर्स. दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मशीन. तो दिस वाज आल्सो हैपेंड इन 1967. हम में से बहुत सारे पैदा भी नहीं हुए थे तब, है ना? शायद ही कोई हुआ होगा, रूम में तो बैठा हुआ कोई नहीं हुआ होगा 1967. फिर 1980s में एल्गोरिथम बनी, उस पर और काम शुरू हुआ. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई. आईबीएम ने बहुत काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर. सब आज भले ही एलन मस्क राजा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, चैट जीपीटी उन्हीं का बेबी है, बट आईबीएम ने स्टार्टिंग में बहुत रिसर्च किया था, राइट? तो गैरी कास्परोव को हराने वाला पहला कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड चेस गेम बनाया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गेम से ही गैरी कास्परोव पहली बार हारा. और उसके बाद हर बड़ा ग्रैंड मास्टर किसी कंपटीशन में जाने से पहले कंप्यूटर के साथ चेस खेलने लगा. आज के बच्चे भी कंप्यूटर के साथ चेस खेलते हैं, राइट? दैट इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट दैट टाइम. सो इट हैज ग्रोन विद द टाइम. पूरी हिस्ट्री है. बट 2023 आते आते चैट जीपीटी ने एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की तरह पूरी दुनिया में छा गई. और आज किसी से भी एआई की बात करें, उसके दिमाग में पहली चीज आती है चैट जीपीटी, मेरे नहीं आती. आईबीएम ने अपनी वेबसाइट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो तरह से क्लासिफाई कर रखा है, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और वह कहती है जो स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अभी भी आई नहीं है. ये जितनी हम चैट जीपीटी वगैरह यूज कर रहे हैं ये सब वीक एआई के एप्लीकेशंस हैं. यानी कि अभी एआई में इतनी फैसिलिटीज और हो सकती हैं कि वो स्ट्रांग एआई की कैटेगरी में आ जाए. दैट विल बी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. फ्यूचर एआई होगा वो वहां डिस्ट्रीब्यूट होगा. मशीन वुड बी एन इंटेलिजेंस इक्वल टू द ह्यूमंस. Machines will have the self-aware consciousness that has the ability to solve problems, to learn and plan the future. It will surpass the intelligence and ability of human brain. एक मूवी आई थी 2001 स्पेस ओडिसी, साइंस फिक्शन मूवी है. जो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी होती है ना, वो 10-20 साल बाद रियल हो जाती है ना? तो वही स्थिति है. अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास एआई के नाम पे सीरी है. वो निकालते हैं, हेलो सीरी कॉल गौरव सिंह. सीरी बोलती सीरी कॉलिंग गौरव सिंह, टू टू टू, है ना? ऐसे होता है. मेरे फ्रेंड है, वो ऑब्सेस्ड है एप्पल के प्रोडक्ट को लेकर. उसको हर चीज एप्पल की चाहिए, और लैपटॉप सब चीज सब एप्पल का. हर समय वो हेलो सीरी पे बिजी रहता है. हेलो सीरी पे बिजी रहता है, बट वो एक भी लाइन कभी जीवन में अंग्रेजी की नहीं बोलता. वो पेपर भी नहीं लिख सकता. कहता मुझे अंग्रेजी में पेपर लिखना नहीं आता, पेपर हिंदी में लिखो. बट यूज एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स का, है ना? ये स्थिति है. ये डीप मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है. एक स्लाइड मैंने इसलिए डाली क्योंकि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जानना जरूरी है. डीप लर्निंग बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 से ज्यादा लेयर होती है. एक्चुअली कंप्यूटर को हम समझते हैं 3 लेयर सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, राइट? ये जो प्रोसेस वाला सिस्टम है बीच का, इनपुट और आउटपुट के बीच, इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है डीप लर्निंग में. इसमें सिंगल लेयर नहीं होती. इसको आप ऐसे समझिए कि हमने आपको कुछ बोला, आपने उसका रेस्पॉन्स दिया. हमने आपसे कहा क्विक रेस्पॉन्स दीजिए, तो हमने कुछ वही शब्द बोला, आपने उसके रेस्पॉन्स में जो पहला शब्द दिमाग में आया वो बोल दिया. वो डीप लर्निंग नहीं है. लेकिन मैंने कोई शब्द बोला, मैंने यही बोला कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जो यूज कर रहे हैं वो वीक है, फ्यूचर में स्ट्रांग होगी. उसने तो सुन लिया, कुछ ने नोट कर लिया, कुछ डूब गए स्ट्रांग में, क्या क्या होगा. वो डीप थिंकिंग करने लगे, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर. तो ये क्या करता है? ये मल्टीपल डेटा सेट्स को यूज करता है. दिस होल गेम ऑफ बिग डेटा, होल एआई इज बेस्ड ऑन बिग डेटा, नथिंग एल्स. वो जैसे वो प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर है ना, आप लोग तो सब हायर एजुकेशन वाले हैं, सब जानते हैं प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर. कौन कौन से हैं? पॉपुलर वन, टर्नेटिव, ओरिजिनल जो पहले ओरकुंड था, और आइडेंटिकेट, राइट? अब एक पेपर तीनों में सबमिट करो. ओरिजिनल बोलेगा 10%, टर्नेटिव बोलेगा 21%,
आइडेंटिकेट बोलेगा 35%, सेम पेपर। अच्छा मजे की बात ये आज की डेट में तीनों को ओनर सेम है। पहले तो अलग अलग थे, अभी उर्फोन को टर्निटिन ने खरीद लिया और उसका नाम बदल दिया ओरिजिनल, तो अभी टर्निटिन की मोनोपोली है प्लेजरिज्म चेक पे, तीनों सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी के। क्यों डिफरेंस? फिर क्यों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, एक ही काम कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है? द डेटा इन द बैकग्राउंड विच दे आर कंसीडरिंग। और वही आप किसी फ्री प्लेजरिज्म चेकर पे चले जाइए, वो 2% बताएगा, क्योंकि वो केवल गूगल पे अवेलेबल डेटा एक्सेस कर रहा है, राइट? सो द होल गेम इज ऑफ डेटा। आई स्टिल रिमेंबर अ स्पीच गिवन बाय मुकेश अंबानी व्हेन ही वाज लॉन्चिंग जियो लॉन्च किया था, उनकी स्पीच में उन्होंने टर्म एक सेंटेंस यूज किया था, दैट इन फ्यूचर डेटा विल बी न्यू पेट्रोलियम। फेमस स्टेटमेंट है मुकेश अंबानी का, 2015 में उसने जब लॉन्च किया था तो उसने कहा था डेटा विल बी न्यू पेट्रोलियम। So whatever I am earning from petroleum, I will earn more than that from data. And it has been proved in 8 years that data is more precious than petroleum. है ना, गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो तो चलेगा, पड़ोसी के साथ चले जाओगे और तेरा मोबाइल का डेटा एक दिन खत्म हो जाए, तुम्हारा फिजिकल से लेके साइकोलॉजिकल तक सब प्रोसेस रुक जाएगा, है ना? सुबह से पता नहीं किसका मैसेज आया होगा, एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए, टेंशन ज्यादा है ना, हो जाएगा, फिजिकल भी रुक जाएगा, किसी का सुबह पेट साफ नहीं होगा, किसी की रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि सबकी आदतें उसी के साथ अटैच होगी। सच्चाई है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको 1.5 घंटे आदत है अंदर रहने की सुबह को, कोई हिंदी वाला, उसको मैं सुबह फोन करूं और अगर उसकी आवाज गूंजे तो आज तो मंदिर जा रहे थे, मैंने फोन किया, पवन जी साथ में थे, कहा भाई क्या हो रहा है? कहा भैया कुछ काम कर रहे हैं। पवन जी बोले ये आवाज गूंज रही है, ये पूछो, है ना? वो मोबाइल लेके, लेकिन आप मोबाइल लेके वहां भी बैठते 1.5 घंटे, इसीलिए 1.5 घंटे बैठते। एनीवे, जस्ट एग्जाम्पल। सो व्हाट इज हैपनिंग? It is taking the data and data and data, and this is the process how deep machine learning works. You only see 2 layers, input and output, but there are multiple hidden layers of the data. ये hidden layers जितनी strong होती चली जाएंगी, जितना डेटा आपका मशीन के पास चला जाएगा, आपका तो सारा डेटा जा ही रहा है। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, गूगल को पता है मैं लेक्चर दे रहा हूं, गूगल को यह भी पता है मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूं, ठीक है? मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूं। एक सरदार जी हैं, प्रोफेसर रिटायर हो गए पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी से, स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर है। वो एक दिन मेरी यूनिवर्सिटी में आए किसी बच्चे का बारवा लेने, तो मेरे बराबर में बैठे थे, ऐसे हालचाल पूछा, तो मैंने कहा सर आपका फेसबुक ऑन है? बोले हाँ। तुमको कैसे पता? मैंने कहा मेरे फेसबुक में सजेशन आ गया, यू नो दिस पर्सन, क्योंकि उसने ट्रैक कर लिया कि हम दोनों एक कोऑर्डिनेट पे बैठे हुए। सो गूगल एंड फेसबुक इज द न्यू गॉड। तुम अपनी पति पत्नी से सब छुपा सकते हो, पति से सब छुपा सकते हो, पड़ोसी से सब छुपा सकते हो, गूगल से कुछ नहीं छुपा सकते। व्हाई? दे आर प्रोसेसिंग योर डेटा, राइट? So what artificial intelligence is doing? We have generally websites have classified the 5 core categories of the artificial intelligence task. The first is speech recognition, which is the basic version of AI applications, जिसमें हम जो बोलते हैं, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट है, NLP है, Siri क्या काम करती है, Alexa क्या काम करती है, हमारी वॉइस कमांड्स लेती है ना। देखो डेटा को देने के 3 तरीके थे। 2.0 से पहले हम डेटा टाइप करके एंटर करते थे, इनपुट, कंप्यूटर को जो भी इनपुट करना है टाइप करके करना है। अभी 2.0 के बाद 4.0 तक हम बोल के कर रहे हैं। आजकल लोग टाइप करना पसंद नहीं करते हैं, तो लेक्चर भी बोल के देते हैं। लास्ट ईयर मेरे हैंड में चोट लगी, मैं 6 महीने तक ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल था हाथ, मुझे एक आर्टिकल किसी को लिख के देना था, बोला ठीक है मैं दे दूंगा। मैंने टेक्स्ट टू स्पीच डाउनलोड किया, मैं बोलता गया, वो टाइप करता गया, मैं कॉपी पेस्ट करता गया, वो हो गया 10-12 पेज का चैप्टर तैयार। मुझे एक भी लाइन नहीं टाइप करनी, हिंदी में किया मैंने, अंग्रेजी में भी नहीं, पूरा हिंदी में बोला, उसने हिंदी में टाइप किया, वैसे ही चला गया, राइट? तो टेक्स्ट टू स्पीच। सेकंड, कस्टमर सर्विसेज। आजकल कस्टमर सर्विसेज में बहुत ज्यादा यूज होता है चैटबॉट्स। आप किसी इंश्योरेंस की सर्विस लीजिए, किसी बैंक की सर्विस लीजिए, किसी वेबसाइट की सर्विस लीजिए, कहीं टिकट बुक कराइए, आपको चैटबॉट हेल्प करता है। चैटबॉट क्या है?
चैटबॉट बेसिकली चैट बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है ना। उसके बाद कंप्यूटर विजन है थर्ड क्राइटेरिया, जिसमें वो डिजिटल इमेज वीडियो ये सब हम क्रिएट करते हैं। अभी आपको अपना एक लेक्चर देना है, नहीं कोई नहीं, मेरा इसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा, उसमें मेरा एक जो फोटो अभी इन्होंने दिखाया था यही फोटो मैं अपलोड कर दूंगा और वो ऑडियो अपलोड कर दूंगा, वो फोटो ऐसे ही रहेगा, उसके लिप चलते रहेंगे, मेरे बिना वीडियो रिकॉर्ड किए मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। सो दैट वे कंप्यूटर विजन इज बीइंग क्रिएटेड। रिकमेंडिंग इंजन्स, अब ये तो आपने खूब ही देखा है, रिकमेंडिंग इंजन्स का आपने खूब यूज किया है। आप एक दिन एक चीज ढूंढ लीजिए जरा अपने वेब पेज पे, आप घर गए, घर में नहीं, आप ऑफिस में बैठे थे, घर में नहीं ढूंढेंगे ना, बच्चे हैं पत्नी है, आपने कुछ अपने लैपटॉप पे खोल के कुछ ढूंढा, उसके बाद उसको बंद कर दिया, घर गए, पत्नी ने आपका लैपटॉप मांगा, उस पे उसने गूगल का पेज खोला, वो सजेशन में आने लगा सोरोस्की। अच्छा सोरोस्की पे क्या ढूंढ रहे थे, तुम्हारा सारा सरप्राइज धरा रहे थे, है ना। तो गूगल के पेज में साथ में सोरोस्की का ऐड आना शुरू होगा क्योंकि तुमने सोरोस्की खोजा। व्हाट आर दे डूइंग, दे आर जस्ट टेकिंग द डेटा फ्रॉम यू, राइट। एंड ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेकिंग, अभी तो स्टॉक ट्रेडिंग अपने आप होने लगी है, पहले हमको फोन करना पड़ता था, एक एजेंट बैठा ही रहता था, हाँ अच्छा मोबाइल में देखा तो उसकी खरीद लो, अच्छा इसके मेरे बेचना बिक गए, अच्छा ठीक है, खर्चा लेके लोग बैठते काट दिए। अभी हम पैसा लगा दो, मशीन अपने आप सब कर रही है, कहाँ लगाना है, कहाँ बेचना है, कौन सा खरीदना है, नथिंग डूइंग, दे आर प्रेडिक्ट विद द डेटा, फ्यूचरिस्टिक डेटा, एंड दे आर डूइंग। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, डू यू नो व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? कैन एनीवन? 35 years. An investment banker generally can't work after the age of 35 years, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाते हैं टू प्रोसेस द डेटा। 22-23 साल का लड़का आईआईटी से बीटेक करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में जॉब करता है, 10 साल जॉब करके वो करीब 30-40 करोड़ रुपए कमा लेता है, उसके 35 साल में वो रिटायरमेंट ले लेता है, फिर वो अपना बिजनेस करता है, क्योंकि 35 साल के बाद उसकी गर्दन स्क्रीन से स्क्रीन पर इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं करता। That is the so quick the trading is going on these days. All things now it easy with the help of, तो मैंने सोचा कि अगर एजुकेशन में मुझे यूज करना है तो कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जब मैं बहुत सारी वेबसाइट विजिट कर रहा था स्पेशली इसी सेशन के लिए, तो कुछ एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए कि किन एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस काम कर सकते हैं, स्पेशली इन एजुकेशन। कि मैं एजुकेशन पर बात करनी है तो आई हैव टू टॉक इन सम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वरना फिर हम तो कहानियां सुनाते रह जाएंगे और इसका पर्ची आ जाएगी 1 घंटा 20 मिनट हो गया, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जो हम बात सुबह कर रहे थे, ये मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट नॉलेज को एक सेम तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो एआई क्या करेगी, एआई स्टूडेंट के लर्निंग पैटर्न्स को एनालाइज करेगी। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे से कहा कि आप इस टॉपिक पर वीडियो देखिए, अब YouTube पर 10, 15, 20, 50 वीडियो, एक मान लीजिए सेल डिवीजन पर ही 50 वीडियो अवेलेबल है। तो पुराने जमाने के टीचर क्या करते थे, पैंडेमिक में एक बच्चे को सेल डिवीजन पढ़ानी थी 12वीं क्लास 11वीं क्लास में, उनने YouTube पे गए वीडियो ऑन सेल डिवीजन, जितने वीडियो देखे सबके URL कॉपी किए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए। जो टॉपिक टीचर 5 मिनट में समझा सकता था, 10 मिनट में समझा सकता था, उसने 10 वीडियो के लिंक भेज दिए, मतलब बच्चा आधे घंटे के 10 वीडियो देखे, 300 मिनट खर्च करे अपने एक कॉन्सेप्ट समझने में। मशीन वो नहीं करेगी, मशीन बच्चे की वीडियो देखने के पैटर्न से एनालाइज करेगी कि बच्चा किस रीजन के वीडियो देखना पसंद करता है, किस एसेंट की वीडियो देखना पसंद करता है, किस ड्यूरेशन की वीडियो देखना पसंद करता है, किन ऑथर्स की वीडियो देखना पसंद करता है, और उसको केवल वही वीडियो सजेस्ट करेगी, राइट। So that is called personalized learning. So AI will help in personalized learning. Customize होगा कंटेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग कंटेंट होगा, कंसेप्ट सेम होगा, कंटेंट अलग होगा, वो स्टूडेंट की लर्निंग कैपेबिलिटी पर बेस्ड होगा, वो लर्निंग कैपेबिलिटी जो मशीन एनालाइज करेगा। दिस इज द बेसिक
application of artificial intelligence in education, whether it is school education or it is higher education. Then task automation. अभी बहुत सारे AI solutions आने लगे हैं, जैसे होमवर्क चेकिंग का एक ऐप है Socratic. बच्चा अपना होमवर्क अपलोड करेगा, असाइनमेंट का क्वेश्चन अपलोड करेगा, वो अपने आप उसको एनालाइज करके दे देता है कि तुमने इसको किस हद तक ठीक किया, राइट? तो ऑटोमेशन हो गया टास्क। वरना एज ए टीचर आप क्या करते थे? आपके लाल पेन की स्याही एक दिन में खत्म हो जाती थी, कॉपी चेक करते करते। अब सिस्टम आपका वो काम 1 घंटे में कर देगा। आपको केवल ओवरव्यू देखना है किसने सही कमेंट दिया नहीं दिया। अदरवाइज हर एआई एप्लीकेशन की खूबी है कि उसमें एडिट ऑप्शन होता है, उसने जो कमेंट दिया आप उस कमेंट को एडिट कर सकते हैं, राइट? तो आपका ऑटोमेशन हो गया। रिपोर्ट्स मेंटेन करना है, रिसर्च पेपर्स को ऑर्गेनाइज करना है, ग्रेडिंग करनी है, मेनी टास्क विल बी ऑटोमेटेड विद द हेल्प ऑफ एआई। देन स्मार्ट कंटेंट क्रिएशन। स्मार्ट कंटेंट क्रिएशन का मतलब कंटेंट इज नॉट अवेलेबल एवरी टाइम, यू नीड टू क्रिएट सम टाइम कंटेंट। जैसे एक ऐप है गुरुशाला, इंडिया में बना हुआ ऐप है, एआई बेस्ड ऐप है, जो स्टूडेंट्स को स्मार्ट लर्निंग वो प्रोवाइड कराता है। तो ये 2 काम करता है, एक होता है इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन और दूसरा डिजिटल लेसन जनरेशन। इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को वेब बेस्ड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देता है, 2D 3D विजुअलाइजेशन की तरह से। तो एक तो पिक्टोरियल कंटेंट देगा, आप उसको एक एप्लीकेशन है उसमें आप कीवर्ड दे दीजिए कि क्रिएट अ इमेज ऑन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें आप 10-12 कीवर्ड दे दीजिए, उन कीवर्ड को एनालाइज करके वो पूरी इमेज क्रिएट कर देती है। तो एक तो आपको पिक्टोरियल कंटेंट क्रिएट हो जाएगा जो स्मार्ट कंटेंट होगा, दूसरा टेक्सचुअल कंटेंट क्रिएट होगा। जैसे ये अमन जायसवाल ने इसमें डेवलप करते हैं, मैंने उसी ऐप के स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो ये टॉपिक, उस टॉपिक पे लेसन प्लान, उस टॉपिक पे पूरा लेक्चर, एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ये तो एप्लीकेशन ऑलरेडी काम कर रही है, स्कूल एजुकेशन में काफी काम कर रही है, राइट? एडेप्टेबल एक्सेस। एडेप्टेबल एक्सेस का मतलब अभी आपको ये भी टेंशन नहीं है कि मेरा लर्नर विजुअली इंपीयर्ड है, हियरिंग इंपीयर्ड है, वो हिंदी स्पीकिंग है, वो सर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, दादा मैं झपकी मारने नहीं दूंगा, नहीं वो तो सब लोग चिंतन नहीं होते हैं इस समय, मुझे पता पोस्ट लंच सेशन इसमें अच्छा कोई नहीं, नजर से नजर मत मिलाइए, ये न्यूरल नेटवर्क मिला रही है। सॉरी थोड़ा मैं ऐसा ही जानने के लिए। तो अभी क्या है, 3 चैलेंज है हमारे सामने। एक तो जो हमारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, स्पेशली विजुअली इंपीयर्ड और हियरिंग इंपीयर्ड लर्नर्स क्लास में होते हैं, क्योंकि मेरे इंक्लूसिव क्लासरूम्स होते हैं। हायर एजुकेशन में तो मोस्टली इंक्लूसिव क्लासरूम ही होते हैं, कि हायर एजुकेशन में तो कहीं और कोई फैसिलिटी है भी नहीं, स्कूल एजुकेशन तक तो फिर भी थोड़ी बहुत फैसिलिटी है, राइट? एंड सेकंड मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स है हमारे, लेकिन मेरी अपनी भाषा है। आई एम मोर कंफर्टेबल डिलीवरिंग अ लेक्चर इन हिंदी। ये जरूर है कि सब जगह लेक्चर देने जाना पड़ता है, थोड़ी अंग्रेजी सीख लिए काम चलाऊं, ताकि 2-4 लाइन बोल के काम चल जाए, बट आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल, राइट? बट अगर अभी मैं चला गया तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मुझे याद है जब स्वयं प्रभा लॉन्च हमने किया था और ये एनआईएस का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था डीएलएड वाला, आसाम और वेस्ट बंगाल में बड़ा आंदोलन हुआ, क्योंकि 3.5 लाख टीचर एनरोल थे वेस्ट बंगाल में और 2 लाख के आसपास एनरोल थे आसाम में, और उन्होंने कहा ना हम हिंदी का वीडियो देखेंगे ना हम अंग्रेजी का वीडियो देखेंगे। दीदी ने झंडा बुलंद कर दिया, हम बहुत परेशान, भागते भागते गए आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में उस समय नए स्टूडियो बनाए थे, 4 वीडियो स्टूडियो। फिर डायरेक्टर से बात हुई, कोई बात नहीं सर, आप टीचर्स ले आइए हमारे स्टूडियो यूज कर लीजिए। फिर हमें असमीज में 400 लेक्चर रिकॉर्ड कराने पड़े टीचर्स के आईआईटी के स्टूडियो में। ये टेक्नोलॉजी होती तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। हमारा टीचर बोलता किसी में, बच्चे उसी में सुनते हैं जिसमें वो सुनना चाहते हैं, राइट? अभी डुओलिंगो क्या कर, डुओलिंगो यूज किया किसी ने? इंटरनेशनल ट्रैवल में बहुत मजा आता है।
मैं वियतनाम गया था, मेरे को वहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आती, मुझे किसी ने सजेशन कर दिया था डुओलिंगो डाउनलोड करके जाना, मेरे को जो भी बोलना होता था मैं इंग्लिश में टाइप करता था, वो वियतनामीज में स्क्रीन पे शो हो जाता था, तो दुकानदार को वही दिखा देता भाई ये चीज बस। और मैंने बड़ा एंजॉय किया 15 दिन डुओलिंगो का, स्पेशली जापान में, चाइना में, ऐसी कंट्री जहाँ इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट नहीं है, डुओलिंगो बहुत मदद करता है कि मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर है, राइट। दिस एआई कन्वर्टर्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपके ओरल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका टेक्सचुअल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो एडिक्टेबल एसेस है, क्लासरूम वल्नरेबिलिटीज को डिटरमाइन करने में मदद करता है। अभी तक एआई क्या कर रहा था, एआई केवल मशीन का काम कर रहा था, लेकिन अगर सारे स्टूडेंट्स आपके ऑनलाइन नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो स्टूडेंट्स के बिहेवियर का वो बैकग्राउंड एनालिसिस करता है। जैसे बच्चों की आदत होती है ना मोबाइल में कुछ भी देख लेने की, खैर वो तो आदत बहुत सारे विधायकों सांसदों की भी अखबार में आता रहता है ना, विधानसभाओं के फोटो आते रहते हैं। तो अभी एआई पकड़ लेगा कि आपके क्लास में कौन सा बच्चा वल्नरेबल है, कौन सा बच्चा आपका नहीं पढ़ रहा कुछ और देख रहा है, आपके पास वो डेटा आ जाएगा। कौन सा बच्चा रेशियल कंटेंट देख रहा है, कौन सा बच्चा डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट देख रहा है, कौन सा बच्चा कास्टिज्म के आर्टिकल्स ज्यादा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा, तो यू विल हैव द, मतलब जो आपकी आंखें नहीं देख सकती वो एआई आपको बताएगा। सर प्राइवेसी का मामला फिर एआई क्या करेगा? यार क्या प्राइवेसी है, मैंने कहा ना गूगल को सब पता है, तुम्हारी प्राइवेसी सिर्फ अपने घर से है और कुछ नहीं है। क्या की प्राइवेसी है, तुम जिस दिन कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो सबसे पहले उसको परमिशन देते हो, यूज माय कैमरा, यूज माय वॉइस, यूज माय डेटा, मैनेज माय कॉल, मैनेज माय एसएमएस। चाहे वो एप्लीकेशन कॉल और एसएमएस भेजता हो या ना भेजता हो, तब तो प्राइवेसी याद नहीं आती है ना, नहीं आती ना। फिर देखो कुछ भी प्राइवेट नहीं है, मैं तुम्हें नरेंद्र मोदी की कविता सुना दी इसलिए पहले, ठीक है, ये सब तुम्हारा भ्रम है, टेक्नोलॉजी भ्रमों से में उदार रही है। सो इट विल बेसिकली not only this, it will also identify the students who are poor, who are not learning at a proper pace, right? So AI is going to help a lot in that way. Skill gap, अभी सबसे बड़ी चैलेंज है कि हमको स्किल डेवलपमेंट करना है। मिनिस्ट्री बोल रही है हमको 50% एनरोलमेंट 2025 तक करना है, सब बोल रहे हैं हमको वोकेशनल स्किल्स डेवलप करनी है, वो इंटरनेशनल आर्टिकल्स बोल रहे हैं कि नहीं जी हम जो स्किल्स सिखा रहे हैं वो बच्चे जब मार्केट में जा रहे हैं तो उनके स्किल अलग। हम तो अक्सर पूछते हैं भाई ये बताओ, वो बीटेक वाले बच्चे हमको मिलते हैं, पहले हमको पढ़ाया करते थे केमिस्ट्री अपने कैरियर की शुरुआत में, तो ये बताओ हमने बीटेक के क्लास में जो केमिस्ट्री पढ़ाई वो तुम्हारी लैब में कितनी काम है, कुछ काम नहीं है। मुझे याद है शुरू में जब ये आईटी कंपनीज बनी थी, IBM, इन्फोसिस एंड ऑल, तो जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती थी, इन्फोसिस तो कंप्यूटर साइंस की कंपनी थी, लेकिन उसने कभी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि हमारे एंट्रेंस में केवल कंप्यूटर का बच्चा बैठे, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे को भी सिलेक्ट करके ले जाते थे, जिसने आईटी बिल्कुल बेसिक पढ़ी है, वो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे को आईटी कंपनी उठा के ले जाती थी, केवल उनकी बेसिक स्किल टेस्ट करती थी। हमें जो चाहिए वो इसमें होना चाहिए, बाकी हम सिखा लेंगे। और इसीलिए उन कंपनी में एक कॉन्सेप्ट होता है बेंच, 6 महीने बेंच पे बिठाते हैं, जाती उनको प्रोजेक्ट में नहीं लगाते, वो 6 महीने बेंच में अपना सिखा देते हैं, राइट। तो क्या है कि जो स्किल गैप है एआई को क्योंकि एआई बेसिकली डेटा पर काम करेगी और करती है, तो वो डेटा एनालाइज करके स्किल गैप आइडेंटिफाई करेगी, किसको कौन सी स्किल की जरूरत है और उसे वो सिखाएगी। डेटाबेस फीडबैक होगा, क्योंकि फीडबैक पूरी टीचिंग लर्निंग में एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, बच्चे क्या सीख रहे हैं, पेरेंट्स को क्या फीडबैक देना है, टीचर को क्या फीडबैक देना है। सो एआई इज गोइंग टू गिव यू अ डेटाबेस फीडबैक। देन The conversational AI, जिसको हम चैटबॉट बोलते हैं, 24/7 असिस्टेंस है। हम किसी कस्टमर केयर का फोन करें नॉर्मल, वो कस्टमर केयर नंबर वो कहता है दिस सर्विस इज अवेलेबल फ्रॉम 9 AM to 6 PM ओनली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब मेरा फ्रिज फूक गया, हाई वोल्टेज आ गई, मेरा एसी फूक गया, सड़ी गर्मी दिल्ली में पड़ रही है। अब वो कस्टमर केयर वाला तो बोलेगा जी नहीं, तो आपका फ्रिज तो फ्राइडे की रात को फूका, तो मंडे को ही हमारी कंपनी खोलेगी तभी आपकी कंप्लेंट नोट होगी। नहीं, लेकिन चैटबॉट में आप तुरंत कंप्लेंट नोट करा देते, वो आपका कनेक्शन का तार टूट जाए तो एयरटेल का चैटबॉट कनेक्ट कर देता है,
right? So it is a facility, AI based facility which connects you for customer services 24/7. जो ह्यूमन के साथ कभी पॉसिबल नहीं थी, इंसान तो थक जाता है। इंसान के अपने वर्किंग आवर्स हैं, सर्विस रूल्स हैं और तमाम तरह के श्रम कानून है ना। ये चैटबॉट का बेचारे का कोई श्रम कानून नहीं है, इसको निरंतर श्रम करना है ना। कन्वर्सेशनल एआई स्मार्ट ट्यूटरिंग भी करेगी, एनरोलमेंट क्वेरीज हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशंस देना है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। हमारे इग्नू में बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, इग्नू में एडमिशन लेने वाले की सबसे बड़ी शिकायत होती थी मटेरियल नहीं मिला, फॉर्म कहाँ से भरे, कोई इन्फॉर्मेशन। आज भी लोग यही शिकायत करते हैं, जिनका इग्नू के साथ एक्सपीरियंस है मोस्टली लोगों की यही शिकायत है। अब तो मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, बट मैं एग्जाम्पल की तरह यूज कर रहा हूँ। बट उन्होंने फिर अपना चैटबॉट बना लिया कि भाई हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, चैटबॉट से हैंडल करेंगे। चैटबॉट हैंडल करने के बाद क्वेरी ऑलमोस्ट 50-60% कम हो। लर्निंग सिस्टम्स में डेटा प्रोडक्शन जो आप बात कर रहे थे, डेटा प्रोडक्शन होगा। आप ये तय करेंगे that which data will be shared and which data will not be shared, and the data will be shared with whom। जैसे सर्टिफिकेट जनरेशन है तो वो सर्टिफिकेट पब्लिक नहीं होगा, सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे आएगा। ब्लॉकचेन का अपना एक एक्सेस है। जनरली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एजुकेशन में उसका एक्सेस 5 लोगों के पास होता है, लर्नर, पेरेंट्स, टीचर, एम्प्लॉयर एंड डिग्री अवार्डिंग अथॉरिटी। एनीवन कैन एक्सेस टू दैट, नॉट एनी इंडिविजुअल। इनको कितने % नंबर मिले ये पता नहीं कर सकते, लेकिन एम्प्लॉयर जहां इन्होंने अप्लाई किया, अगर इन्होंने अपनी आईडी दी है तो वो पता कर सकते हैं। अभी आप लोग मांग रहे हैं ना कौन सी आईडी, एबीसी की आईडी, सबको बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराया ना। एबीसी बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है पूरा। असेसमेंट के लिए भी एआई यूज होगा, केवल एनरोलमेंट या लर्निंग सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि एआई बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस और एडटेक कंपनीज अभी मार्केट में आ गई हैं। वेब कैमरा के थ्रू, माइक्रोफोन के, जैसे भी एनटीए में रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, एनटीए के साथ बहुत ज्यादा काम करता हूँ। ऑलमोस्ट ऐसा मतलब कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होता एनटीए में। तो अभी एनटीए ने पैंडेमिक पे एक एक्सरसाइज शुरू की थी, छोटे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं जहाँ पर 500, 1000, 2000 लोग अपीयर हो रहे हैं, तो उनको वो ना अपने सेंटर्स पर नहीं बुलाते, उनका होम बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। उनको अपने घर पे कंप्यूटर पे बैठना है और एग्जाम देना है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर उनको 10 सेकंड्स में कैप्चर करता है, एवरी 10 सेकंड कैप्चर करता है। फिर मेरे पास आती हैं क्वेरीज, अनफेयर मींस। तो शुरू में वो सॉफ्टवेयर यूज करते थे, तो अगर मैंने ये बोतल उठा के भी पी ना पानी काम करते करते, तो वो सॉफ्टवेयर कहता था मोबाइल हैज बीन डिटेक्टेड, है ना, और वो उसको डाल देता था कंफ्यूजन। फिर मैं उनको बोलता था भाई ये मोबाइल नहीं बोतल है, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। ये मैं आपको 3 साल पहले की बता, बट अभी वो सॉफ्टवेयर बहुत स्मार्ट हो गया। तो अभी आपको कितना है, लॉजिस्टिक का इशू नहीं है, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किराए पर नहीं लेनी है, किसी कॉलेज में इन्विजिलेटर नहीं लगाने हैं, कुछ नहीं लगाना। एक लड़के को एक स्क्रीन पे बैठा देते हैं, एक स्क्रीन के करीब 50 स्टूडेंट आ जाते हैं, 48 स्टूडेंट आ जाते हैं। एक जो प्रॉक्टर है वो 48 लोगों को ऑब्जर्व कर लेता है एक स्क्रीन पर, और 48 लोग अपने घर पे बैठ के एग्जाम देते हैं। अभी सॉफ्टवेयर से जो आपके रेटिना मूवमेंट नोटिस कर लेते हैं। अभी जो स्मार्ट लैपटॉप्स आ रहे हैं, इनके कैमरा जो है क्या हुआ, चेंज हो गया? ओके। अभी जो स्मार्ट लैपटॉप्स आ रहे हैं और उनके थर्मल कैमरा आने लगे, तो वो क्या करेंगे, आपके रूम टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। अभी दीप्ति बाहर गई, इस कमरे का टेम्परेचर बदल गया, हमको नहीं पता, कैमरे को पता है। कमरे में एक व्यक्ति एक्स्ट्रा आएगा, उसकी छाया पड़ेगी, कैमरा डिटेक्ट कर लेगा। छाया तो अभी भी कैमरा डिटेक्ट कर लेता है। एनटीए का सॉफ्टवेयर अभी डिटेक्ट कर लेता है अनदर पर्सन्स प्रेजेंस बाय द फेशियल रिकॉग्निशन एंड आई मूवमेंट्स, वो अभी भी कैप्चर कर लेता है, राइट? सो दैट वुड बी द फ्यूचर। कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस मैंने कहा थोड़ी सी बात इनकी कर लें। सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल राइटिंग, राइट? अब बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है कॉपी एआई। कॉपी एआई पे आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। चैट जीपीटी तो बहुत बेसिक लेवल का है, उसका विज्ञापन ज्यादा हो गया क्योंकि एलन मस्क की कंपनी है, तो उसने सब ट्विटर पे, अभी तो ट्विटर भी नहीं रहा ना, अभी तो क्या हो गया, एक्स है ना, तो ट्विटर बचा नहीं, तो एक्स हो गया, लोगो बदला है, हाँ? लोगो
नाम नहीं बदला बट लोगो बदल गया, तो एक्स ही दिखता है मुझे। तो वो जिस दिन वो लोगो बदला सबसे पहले तो मैंने देखा, मैंने तो ये ऐप डाउनलोड की है, एक्स कहां से आ गया? फिर एक्स खोला तो दिखा रही थी उसमें मेरी ट्वीट है। बोला नहीं भाई ये तो ट्विटर का नाम बदल रहा है ना। सो दिस इज कॉपी एआई। कॉपी एआई रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है चैट के साथ। ये कंटेंट एडिटर भी है, अर्थात आप इसको अपना कंटेंट दीजिए तो इस कंटेंट को एडिट कर सकता है, उसको ग्रामेटिकली पॉलिश कर सकता है। कई बार क्या है कि आप इसको प्रॉम्प्ट्स दीजिए। देखो एआई को यूज करने का सबसे अच्छा टूल है प्रॉम्प्ट्स। जितने आप बेहतरीन प्रॉम्प्ट्स देंगे उतना आपको एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स को यूज कर सकता है। आपको YouTube वीडियो है, आपने YouTube वीडियो अपलोड किया, कॉपी एआई पे उसका यूआरएल डाला, कहा कि भाई ये वीडियो पूरा लेक्चर सुन के मुझे इसके नोट्स बना दो। मेरे पास टाइम नहीं है 1 घंटे का लेक्चर सुनने का YouTube पे। वो 1 घंटे का लेक्चर 5 मिनट में एनालाइज करेगा, 2 पेज की समरी बना के तुमको दे देगा। इस पूरे लेक्चर में ये लेक्चर YouTube पे डाल दे, तुमको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। मेरा लेक्चर सुनो, उससे बोलो, वो तुम्हें नोट्स दे देगा, तुम फटाफट उसको रिपोर्ट में लिख देना, है ना। वो उसको भी नोट करने की जरूरत नहीं, कुछ आगे को भी सारे पॉइंट करेक्ट। सो दिस इज ऐसी वीडियो जनरेटर है सिंथेसिया, वेरी वेरी पॉपुलर वीडियो जनरेटर। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट से वीडियो कनेक्ट कर देता है। मैंने कहा ना, मैं टेक्स्ट अपना लेक्चर रिकॉर्ड लिखूं और अपना फोटो डाल दूं तो मेरे लिप्स मूव करने लगेंगे, मेरा पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। यू विल गेट इट इन फॉर्म ऑफ ए वीडियो। I have uploaded only my bird file with my still photograph. So it is a very very good tool. बहुत सारे काम करता है। AI अवतार्स बनाता है। अवतार्स तो आप लोगों ने आजकल खूब बनाए हुए हैं, है ना। और प्रोफेशनल वॉइस ओवर्स हैं। आपको अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती तो उसमें ऑप्शन है, 120 आवाजें दे रखी हैं। जो आपको अच्छी आवाज लगे, मान लो रचना को अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती, लता मंगेशकर की आवाज अच्छी लगती है, तो रचना अपना लेक्चर लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड कर सकती है। उसमें अगर ऑप्शन अवेलेबल करेक्ट, तो उसमें वॉइस ओवर्स के ऑप्शंस हैं। उसमें प्री डिजाइन टेम्पलेट्स हैं कि आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड क्या रखना है, अपने आप को किस कॉर्नर पे रखना है, कब आपको अपनी तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो खैर हो जाती है, तो बहुत पॉपुलर है। आप कई बार ब्रांड आइडेंटिटी भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लेक्चर्स में एक इशू होता है। हमें याद है कि जब हम शुरू में कैमरा की ग्रामर सीख रहे थे 2011-12 में, मुझे याद है एक मैडम आई थी हमारे मैथमेटिक्स का लेक्चर रिकॉर्ड करने, तो उनको ना क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था। तो वो अपने घर से कोलगेट पेस्ट का डिब्बा, खाली डिब्बा ले आए, और वो लेक्चर में जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने वो डिब्बा यूज करना शुरू किया। हमारा कैमरा मैन आया, उसने लाइव टेलीकास्ट रोक दिया, तो सॉरी मैडम दिस इज एडवर्टाइजमेंट। उनको व्हाइट पेपर दिया, वो डिब्बे के ऊपर पूरा व्हाइट पेपर लपेटा गया। कई बार क्या होता है, हम शर्ट पहन के लेक्चर देते हैं, यहाँ लोगो बना रहता है, हमारी शर्ट तो नहीं है, बहुत सारे लोग बड़ी महंगी महंगी शर्टें खरीदते हैं, किसी में वो एक वो घोड़ा रहता है, किसी में क्राउन रहता है, आती है 3-4 हज़ार वाली जो शर्टें हैं बड़े आदमी वाली, वो वैसी होती है, ठीक है। तो वो शर्ट पहन के आप लेक्चर नहीं दे सकते, टेक्निकली वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप वो शर्ट पहन के। यू आर डूइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट कंपनी। अभी तो एक हीरोइन फंस गई थी ना, वो किसी एक स्पोर्ट्स ब्रांड का वो पहन के, विराट कोहली की वाइफ भी तो फंसी थी ना उसमें, वो किसी दूसरे ब्रांड का स्पोर्ट्स ब्रांड पहन के उसका एक फोटो वायरल हो गया था, और वो किसी दूसरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, उस कंपनी ने उस पर केस कर दिया, ब्रांड एम्बेसडर तुम मेरी कंपनी की हो और कपड़े पहनती हो तुम नाइक के, है ना, तुम्हें फोटो नहीं डाल सकती अपने, उसने इंस्टा पे अपना फोटो डाल दिया था, तो फोटो वापस लेना पड़ गया। अभी ये क्या करेगा, ये वो सारे ब्लर कर देगा ऑटोमेटिक, कोई ब्रांड की पहचान नहीं होगी आपने क्या पहना हुआ। एआई वॉइस जनरेशन है, वॉइस जनरेशन में आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। ये जो मर्फ है, मर्फ पे आप केवल टेक्स्ट अपलोड कर दीजिए और वॉइस चूज कर लीजिए, आपको मेल वॉइस चाहिए, फीमेल वॉइस चाहिए, इंडियन वॉइस चाहिए, चाइनीज वॉइस चाहिए, जापानीज वॉइस चाहिए, यू जस्ट चूज एंड इट विल कन्वर्ट द ऑडियो लेक्चर, योर टेक्स्ट इनटू द ऑडियो लेक्चर विदाउट योर ऑडियो, राइट। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। टेक्स्ट टू स्पीच है, 20 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, 120 टेक्स्ट टू स्पीच वॉइसेज है इसके पास। वॉइस क्लोनिंग कर सकता है। क्लोनिंग मतलब आप इसको कुछ अपने वो दे दीजिए प्रॉम्प्ट्स,
कि मैं गुस्से में कैसे बोलता हूँ, मैं हंसते हुए कैसे बोलता हूँ, तो ये सेम मिमिक कर लेगा उस वॉइस के साथ कि किस सेंटेंस के साथ आपको प्रेस करना है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मशीन बोल रही है, अदरवाइज तो मशीन बोलती है ना। वो अभी चैनल शुरू हुआ है ना जिसमें न्यूज रिपोर्टर है, एआई बेस्ड न्यूज रिपोर्टर है ना, एक चैनल आ रहा है न्यूज चैनल, आज तक नहीं, शायद कोई और है, शायद मुझे याद नहीं। आप वॉइस क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, कब आपको प्रोफेशनल रखनी है, कब आपको फॉर्मल रखनी है, कब आपको इनफॉर्मल रखनी है। Sir, even in the NCERT book, if you see it with the help of the laptop and the voice is there. Yes, yes. Here also. Yes, yes. All the things are there. That is called audio. Audio. अब एआई इमेज जनरेटर है, Canva. कैनवा को हम लोग पोस्टर बनाने के लिए तो यूज करते हैं, बट अभी कैनवा एआई हो गया है। अभी कैनवा इमेज जनरेट कर सकता है। तुम देखो ये लड़की जो कॉर्नर में खड़ी है, इसका वो फोटो किस एंगल में है और उसका फोटो किस एंगल पर जनरेट हो गया है। उसने वो फोटो बनाया नहीं है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। और टेक्स्ट टू इमेज कर सकता है। आप टेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, अब इमेज भी मत दीजिए, आप टेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, उस डिस्क्रिप्शन पर वो इमेज क्रिएट कर देगा अपने डेटा को बेस करके। इमेज के स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हैं, इमेज के एनहांसमेंट कर सकते हैं, मैजिक एडिट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है। पॉडकास्ट है, हम में से बहुत सारे लोगों को ब्लॉग लिखने की आदत होती है, हम लोग ब्लॉग लिखते थे, तो पता नहीं आप लोग लिखते नहीं लिखते, मैंने बहुत ब्लॉग लिखे हैं एक टाइम में, बहुत ब्लॉग लिखता था। कब लास्ट ब्लॉग मैंने 2019 में लिखा होगा, एडीपी आने से पहले, उसके बाद उसका तो नहीं लिखा, मुझे लगा कि पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, चलो नई पे एक्सपेरिमेंट करो। तो अभी क्या, अगर आपके पुराने ब्लॉग्स हैं, आप ये अपना ब्लॉग अपलोड करिए, ये ब्लॉग को पॉडकास्ट में बदल देगा, ऑडियो में बदल देगा। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, पॉडकास्टर इसका नाम है, राइट। रिकॉर्डिंग स्टूडियो है ऑटोमेटिकली, आप बिना किसी स्टूडियो, अभी कोई बार मुझसे पूछ रहा था ना, वो हमें स्टूडियो नहीं मिलेगा तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम बता देंगे कहाँ रिकॉर्ड करो। अब मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करूँ, फैन की साउंड आएगी, बहुत सारा नॉइज आएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप नॉइज के साथ वीडियो अपलोड कर दीजिए, वो विदाउट नॉइज आपको वीडियो आउटपुट दे देंगे, ऑटोमेटिकली एनहांस कर देंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देंगे, सब कर लेते हैं। एआई बहुत तेजी से काम कर रहा है। ब्यूटीफुल एआई प्रेजेंटेशन जनरेटर है, हालांकि पेड है, कुछ 3-4 स्लाइड तक फ्री अलाउ करता है। तो इसमें आपको इजी स्लाइड डिजाइन है, स्लाइड टेम्पलेट्स है, कंटेंट क्रिएशन है, इमेज जनरेशन है, एडिट्स हैं, सब हो जाता है। बहुत सारे चैट जीपीटी के बारे में ज़्यादा बताना जरूरी है नहीं, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। अच्छा, पहले मुझे लगता था चैट जीपीटी ना केवल टेक्स्ट देती है, तो मैंने एक दिन चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डाला कि मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दे दो, तो मुझे चैट जीपीटी ने पूरी टेबल बना के दे दी। बस इसी टेबल को कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा कहीं भी कंटेंट। पहले मुझे लगा कि खाली टेक्स्ट ही देता है, फिर मुझे ना अपने एमएड के बच्चों का टेस्ट लेना था, एक टॉपिक पे हमारी यूनिट टेस्ट होता है। मैंने चैट जीपीटी से कहा these 2 topics develop 20 items MCQ based question paper। उसने डेवलप किया, मैंने प्रिंट निकाला, सारे बच्चों को दे दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने भी देखा चैट जीपीटी कितना मेरी मदद कर सकता है, राइट। केवल ये देख लिया कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया, वो हटा के पढ़ाने वाला चेंज कर दिया, राइट। तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। रिकॉर्ड को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूट्यूब ने बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन अभी एआई बेस्ड ट्रांसक्रिप्शंस आ गए। आपका वीडियो लेक्चर है, चैट जीपीटी में प्रेजेंट स्टेटस ये है कि आप किसी पर्सन का डिटेल डालिएगा, तो वी विल राइट एंड गिव समथिंग, No. एंड देन लिसन, आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू सबमिट दिस थिंग आल्सो कि एज पर आवर डेटाबेस समथिंग लाइक। नो जनरली इट इज ओनली फेमस पर्सनालिटी। अगर मैं आपका नाम डालूंगा, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपका नाम डालूंगा तो चैट जीपीटी कहेगा यू आर आस्किंग अ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, इट इज अगेंस्ट आवर पॉलिसी, सो वी कैन नॉट प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट, हाँ, महात्मा गांधी पे बोलोगे, मदन मोहन मालवीय पे बोलोगे तो वो दे देगा, अमिताभ बच्चन पे बोलोगे तो दे देगा, गौरव सिंह, आप गौरव सिंह को डाल के देखो, नहीं देगा, थोड़ा देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आप अभी चेक कर लो। तो पहले देता था, मैं यही बताना चाह रही हूँ वो कि privacy जब पहले concern डालते बंद थे, हो फिर गया। they stop this thing Yes. because some wrong information ये मैंने होमवर्क हेल्प के लिए बोला था आपको सिक्योरिटी को। एल्सा स्पीक आपने यूज किया, ये इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होता है।
डुओलिंगो ये एक लैंग्वेज फैसिलिटेटर है जो दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में, चाइनीज में, जापानीज में, इंग्लिश में आपकी बहुत मदद करता है। ये सब आप यूज कर सकते हो। ये मैं बोल रहा था टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे इमेज जनरेशन। ये इमेज मैंने जनरेट की थी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे कि मुझे पहाड़े चाहिए, नदी चाहिए, महल चाहिए, ग्राउंड चाहिए, पार्टी प्लेस चाहिए, उसने ये बना के दे दिया। ओनली दीज वर द प्रॉम्प्ट्स, हिल, रिवर, पार्टी प्लेस, पैलेस, बस हो गई इमेज जनरेट। किसी पेंटर के पास जाने की जरूरत नहीं, राइट? Yes, yes, you can do many things. Writer is also very good quality AI. ये कुछ और है जो PowerPoint presentation बनाते हैं, design AI है, presentation AI है, Tactopus है, SlideSgo। मैंने SlideSgo को यूज किया, मैंने लिखा ना an example। मैंने SlideSgo पे अपना अकाउंट बनाया, वहाँ लिखा get started, मैंने उसका develop a PPT on artificial intelligence। देखो SlideSgo ने क्या बनाया, ये उसने टाइटल दिया मेरे प्रेजेंटेशन को। ये मेरी बनाई हुई पीपीटी नहीं है, SlideSgo की पीपीटी है इसी टॉपिक पे। रिवोल्यूशनाइजिंग हायर एजुकेशन, द प्रॉमिसिंग रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बढ़िया टॉपिक है, रिसर्च पेपर लिख दो उस पेपर सही बात है ना? करेक्ट, मैंने नहीं बनाया टाइटल। अगली स्लाइड देखो आप, अगली स्लाइड में उसने ये सब उसने दिया, मैंने वो भी चेंज नहीं किया। ये इमेज फॉर्म में है, राइट? ये प्योर एआई बेस्ड प्रेजेंटेशन है। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर दिया इंट्रोडक्शन में। बाद में मैंने फालतू में 40-50 स्लाइड बनाई। मैं पहले ही बना लेता, सारी यही कॉपी पेस्ट करके पूरा लेक्चर तैयार कर लेता। सर इसमें कॉपीराइट इशू नहीं है, अभी नहीं। मैं बताता हूँ उसका तरीका क्या है। रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है, ऑटोमेटिक, ये पूरे उसने एआई के चैलेंजेस, लिमिटेशंस सब बता दिए। नाउ कम्स टू द एथिक्स पार्ट। अभी तक मैंने जितनी बातें की, बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं जैसे उनका शराब तो सबको बेईमानी करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं किसी को बेईमानी करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, that how we can use technology in different ways. There are many issues. Now, again, all these points are not written by me. I just give a point to ChatGPT that AI and ethics. और उसने जो कुछ बोला मैंने 2 स्लाइड में कॉपी पेस्ट किया। Right now you see ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। वो कह रहे हैं कि एआई सिस्टम को अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो ट्रांसपेरेंट मैनर में डेवलप नहीं हो रहा है। बहुत सारा कंटेंट एक्चुअली एआई क्या कर रहा है, देखो गूगल में और एआई में फर्क इतना है कि गूगल में जब हम कंटेंट सर्च करते हैं तो गूगल हमको उसका सोर्स देता है, ये हमको उसका सोर्स नहीं दे रहा। चैट जीपीटी पर आप पूरा चैट जीपीटी पे ये भी ऑप्शन है कि आप उसको टाइटल देके ब्रैकेट में लिखो डेवलप एन एसे इन 3000 वर्ड्स, तो 3000 वर्ड्स में देगा। उसी टॉपिक पे लिखो डेवलप एन एसे इन 500 वर्ड्स, तो 500 वर्ड्स में देगा। even standard can also assess by Yes, right. But from where they are taking, they are not telling us. Though it is not traceable actually exactly, क्योंकि जो आपका टर्निटिन है वो भी उसका सोर्स नहीं दे रहा है। टर्निटिन आपको साइड में बताता है, पहले तो पूरे पेपर की प्लेजरिज्म बताएगा कि 10% है, 20% है, फिर साइड में लिखेगा 62% टेकन फ्रॉम एआई। बट एआई ने कहां से लिया? एआई ने कहां से लिया? यस, नो इट्स नॉट ओनली ओपन सोर्स, एवरी सोर्स दे ट्रेस, एवरी सोर्स। ओपन सोर्स से लेते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब आएगा। हाँ तब तो वो तो आप लिखेंगे विद इंटेक्स साइटेशन, तो वो इंटेक्स साइटेशन भी दे देगा। दे कैन डू दैट, राइट? दूसरा फेयरनेस, प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन और बेनिफिशियंस एंड सोसाइटल बेनिफिट। एक्चुअली एआई को हम अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें तो एआई हमारे बहुत सारे टास्क्स को इजी कर रहा है और स्पीड अप कर रहा है, समय बचा रहा है। और आपके पास सबसे कीमती चीज समय है जो है नहीं, है ना? मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट है। अब मैं कहानी सुना लूं या लेक्चर दे दूं? करेक्ट? कुछ एक और प्रॉब्लम है अभी जो अनआइडेंटिफाइड या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी?
अभी बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एआई बेस्ड एप्लीकेशंस पर अपनी पॉलिसी नहीं ले पाए डाटा प्रोटेक्शन। ट्विटर के लिए हम पॉलिसी लेकर आ गए थे, फेसबुक के लिए हम पॉलिसी लेकर आ गए थे, व्हाट्सएप के लिए हम पॉलिसी लेकर आ गए थे। कुछ साल पहले कितना झगड़ा चला था। Can it currently cover under the cyber security? No, you need to put clauses. Act will be same, but you need to put clauses particularly for this. Why? ऐसा नहीं है कि देश नहीं करना चाहता, but because this field is growing so rapidly, जब तक ये एक मैच्योर फॉर्म में नहीं आएगी, तब तक पता लगा हमने इस क्लॉज में एक कानून बनाया, उसने दूसरा, जैसे मैंने कहा ना कि वो टर्नेटिव ने ये बताना शुरू किया कि इतने % एआई से लिया, तुरंत कोई वोट आ गया ना मार्केट में, वो भी एआई बेस्ड पैराफ्रेजर है, आपके आर्टिकल को पैराफ्रेज करने लगा और वही टर्नेटिव हर पैराफ्रेजिंग पे परसेंटेज घटाने लगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये बहुत अभी ग्रोइंग फील्ड है एक्चुअली। लॉन्ग टर्म सेफ्टी और ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो एआई रिलेटेड है। मैं एआई पर बात अपनी यही खत्म करता हूं, मुझे लगता है कि मेरे साथ Policies. टाइम पे खत्म किया होगा। टाइम और टाइम ना, तो अगर 5-7 मिनट है तो हम कुछ बात कर लें। 3:30 बजे आपने चाय पिलाएंगे, ठीक है? 8 मिनट है तो मैडम की अनुमति से हम 8 मिनट चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? अब मुझे क्या पूछना है? हालांकि मैं भी उतना ही जानता हूं जितना आप जानते हैं, और इसमें एक भी स्लाइड मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास दिमाग इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल नहीं है ना। इधर सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर जो किड्स आजकल देख रहे हैं नंबर ऑफ थिंग्स, तो क्या इसकी वल्नरेबिलिटी को कुछ कहीं पर करके बता सकता है? मतलब आई मीन इज देयर एनीथिंग व्हिच रिपोर्टिंग? No, what kids are watching, AI applications are there which can tell you that what are they watching. They can give you their screen time distribution of the pages, that where they have spent this much time, where they have spent this much time. If you go to that page, for example on YouTube, what type of videos अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चाइल्ड फिल्टर नहीं आते। चाइल्ड फिल्टर कैसे काम करते हैं? चाइल्ड फिल्टर केवल ये देखते हैं कि एक वीडियो जो अपलोडेड है क्या वो 13 साल से ज्यादा के बच्चे को देखना चाहिए। हालांकि उसमें बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉज फॉलो करते हैं, राइट? यूरोपियन कंट्रीज में जो चीजें 13 साल के बच्चों को अलाउड है, इंडिया में 18 साल के बच्चों को अलाउड नहीं है। हमारे लिए तो 18 साल का बच्चा भी मुन नहीं है ना? जो हमारे लिए ना चाइल्डहुड की डेफिनेशन बड़ी मजेदार है। हर जगह चाइल्डहुड की डेफिनेशन अलग है। राइट टू एजुकेशन एक्ट का मतलब बच्चा 14 साल तक है ना। श्रम कानूनों में बच्चा 13 साल तक, डिसेबिलिटी कानूनों में बच्चा 18 साल तक, शराब पीने के लिए बच्चा 25 साल तक, शादी करने के लिए बच्चा 21 साल तक। बच्चा है कब तक बच्चा? कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है बच्चे की डेफिनेशन में। ये प्रॉब्लम है। हमने प्रॉब्लम बेस्ड बच्चे की डेफिनेशन बना रखी है। यूरोपियन कंट्रीज में बच्चे की डेफिनेशन है तो हर चीज रेस्ट्रिक्ट है उसे इस पर। तो फेसबुक आपको 13 साल तक बच्चे को अकाउंट नहीं बनाने देती, तो वो हमारे यहाँ कानून के हिसाब से तो 18 साल तक नहीं बनाने देती अगर होता। बट उनके 13 साल के बाद अलाउड है, सोशल मीडिया तो अलाउड है। सर यहाँ तो जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक बच्चा है। वो तो सही बात। तो मतलब तब तक उसे कुछ अलाउड ही नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा तो नहीं है ना। Yeah. I have not explored much softwares, but what I can suggest right now, the softwares like text to speech, right? That could be used for visually impaired. For hearing impaired, its reverse is there. Text to image. Right? For example, I am describing something, and if I give these prompts to an image generator, the image generator will generate an image which I could not generate. And if I will give that image to my hearing impaired child, I think that could understand that concept better than me. So there is no specific AI based application till now, but there are many applications which could be used for various purposes. Same case would be with the students who are poor, right? How to Right, identify. exactly. It's a very growing field. अभी तो मैंने कहा ना, we are in the poor AI generation.
अभी स्ट्रॉन्ग एआई जनरेशन तक तो हम गए नहीं, अभी तो बहुत इनिशियल फेज पे है। मुझे लगता है 2025 से 27 का जो दौर होगा उस दौर में एआई मैच्योर हो पाएगा। अभी तो बहुत एप्लीकेशंस ग्रो हो रहे हैं। यस research also there are lots of AI. Many? Realistic AI is there. Many Research. मैंने So जाना can नहीं we किया। can we rely on the content what AI is नो नो developing नो, on? आई नेवर से रिलाई ऑन दैट। एक्चुअली देखो एक रिसर्चर को प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आप एक रिसर्चर के तौर पे सोचो, एक यंग रिसर्चर जो पीएचडी में या एमफिल में, एमफिल तो खत्म हो गई चलो, डिसर्टेशन में आता है, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मेरे को एरिया पता है काम करना है, मेरे को वेरिएबल पता है काम करना है, लेकिन मेरे से टाइटल फ्रेम नहीं हो रहा। 6 महीने बच्चा इसी में स्ट्रगल करता है, मेरा टाइटल क्या होगा? तो अगर एक बच्चा अपने कीवर्ड डालकर वो चैट जीपीटी से ही बोल रहा है कि सजेस्ट सम टाइटल ऑन दीज वेरिएबल्स, चैट जीपीटी 20 टाइटल सजेस्ट करता है, राइट? पहले हम क्या करते थे, हम अपने सीनियर्स के पास जाते थे, अपने टीचर से कहते सर इस एरिया पे काम करना है, क्या टॉपिक बनना चाहिए, ऐसे तो करते हैं। तो वो जो 10 लोगों से हम सजेस्ट कर रहे थे, यहाँ चैट जीपीटी आपको 10 सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। So it is basically only replacing the human intervention and saving your time and efforts, nothing else. If you think it positively, हाँ, but अगर आप AI पे जाओ और AI से बोलो okay, generate the data and write its interpretation, तो फिर वो तो FFP में आ जाएगा ना। रिसर्च में कहते हैं ना there are 3 cardinal sins of research, FFP, falsification, fabrication and plagiarism, वो फिर उधर चला जाएगा। तो where are we using? मुझे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, बच्चे को पता है उसे रिसर्च क्या करनी है, क्या काम करना है ये भी पता है, बट वो ना ऑब्जेक्टिव्स की लैंग्वेज फ्रेम नहीं कर पा रहा। अभी मैं थीसिस परसों चेक कर रहा था, सारे ऑब्जेक्टिव टू स्टडी टू स्टडी टू स्टडी। मैंने कहा भाई इसने पीएचडी में कुछ किया भी, खाली टू स्टडी किया। और एजुकेशन की पीएचडी तो और गुस्सा आता है, कम से कम एजुकेशन का सुपरवाइजर तो ऑब्जेक्टिव ठीक बन रहा है, चलो दूसरे सब्जेक्ट वालों से मान सकते हैं, उन्होंने नहीं एंडरसन पढ़ा होगा, नहीं ब्लूम पढ़ा होगा, बट वहां भी टू स्टडी टू स्टडी टू स्टडी। क्या टू स्टडी भाई? टू स्टडी द चैलेंजेस। अरे भाई टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस नहीं हो सकता क्या? टू स्टडी द चैलेंजेस क्या हो सकता? टू स्टडी द कॉजेस, टू फाइंड आउट द कॉजेस नहीं हो सकता क्या? राइट? तो अब अगर तुम यही प्रॉम्प्ट एआई को दोगी तो एआई तुमको 20 ऑब्जेक्टिव बना के देगा, तुम उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट 5 ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करके फिर से यूज कर लो। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? सर जैसे elicit.ai है, अब उस पे जब रिसर्च मैंने डाला टॉपिक, ठीक है, टॉपिक तो ठीक है, आपको पता है कि आपको ये भी मोर और लेस ब्रॉड टॉपिक ये है, अब उसमें से मुझे आइडेंटिफाई करना है गैप, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का बेसिक रीजन जो होता है वो गैप आइडेंटिफिकेशन होता है। फर्स्ट रीजन हाँ, बेसिक, first, यस। हाँ, तो मतलब मेन पर्पस फॉर व्हिच वी आर डूइंग, तो उसमें बहुत सारे, मतलब आई वाज जस्ट टेस्टिंग द साइट एक्चुअली, और उसमें बहुत सारे बहुत प्रॉपर वे में, मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, टूल्स भी है, आपका वेरिएबल्स भी है, इवन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट करके भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, एंड बहुत सुंदर सा टेबल जो नॉर्मली हम लोग ट्रेडिशनली ड्रॉ करते थे ड्यूरिंग आवर पीएचडी, वैसे उन्होंने बना के दिया। तो उसमें मतलब परफेक्शन था, नो डाउट, लेकिन बट श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने कंटेंट कहां से लिया। एग्जैक्टली, राइट? हाँ, तो आप वो कंटेंट लीजिए, हाँ, उसको रीवेरीफाई करिए, उसको पैराफ्रेज करिए, फिर इंडेक्स साइटेशन यूज कर लीजिए, वो इस टॉपिक। देखो उसमें 2 फायदे हैं, एक तो तुम्हारा टाइम बच रहा है, तुम्हारे सुपरवाइजर के पास टाइम नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो इंडियन रिसर्चर्स के साथ है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा मदद कर रहा है, वो है उनकी लैंग्वेज स्किल्स। स्प्रिंगर का डेटा है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं अभी, 80% रिसर्च पेपर्स इसलिए इंडिया के रिजेक्ट नहीं होते क्योंकि उनमें कंटेंट नहीं है या वो क्वालिटी रिसर्च नहीं है। वो इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि उनके एब्स्ट्रैक्ट की अंग्रेजी ठीक नहीं है। 80% इंडियन पेपर्स आर रिजेक्टेड एज एब्स्ट्रैक्ट लेवल, रिसर्च पेपर भी नहीं उनका पढ़ा जाता, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर रिजेक्ट हो जाता है। स्वयं प्लेटफॉर्म कैसे आया, मतलब हमारा अपना प्लेटफॉर्म, तो can't we have something like that instead of नहीं, कंपनीज काम कर रही होंगी, क्या पता किस दिन अंबानी बाबा अनाउंस कर दें, किस दिन कोई और अनाउंस कर दे, यू डोंट नो व्हाट, देयर आर मेनी कंपनीज। एक्चुअली व्हाट इंडियन आईटी इंडस्ट्री इज बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री।
You see many things which have been generated by Indians, they have been generated outside India. है ना? ईमेल सभी भाटिया ने बनाया, हॉटमेल बनाया था ना, बाद में भेज दिया याहू को. आपका पेंटियम चिप है, क्या नाम था उनका? He is an Indian ना, who made the first chip, but he made for Intel. Because in Silicon Valley he got the opportunity to work on that lab. We don't have that. Actually, the same platform for the paper publication also, like UGC, CARE Journal जैसा है, तो वहाँ पे भी different. वो तो है ही ना, वहाँ पर वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है. वहाँ पे आप बोल रहे हो कि पे करना पड़ता है. नहीं, सभी को पे नहीं करना पड़ता. No. International journals have very good policy. A category और B category journals. Either it will be rigorously reviewed, even it will be under open access and you are paying, it will be rigorously reviewed. They don't ask you in advance. When your paper is accepted, reviewed 2-3 times, get corrected, then they ask you for an option. Do you want to go for open access publications? Because that is quick. आपने आज यस बोला, कल पेपर पब्लिश होके आ जाएगा. और हमारे पेपर पब्लिश कब कराना होता है? जब सीएस का फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक आ जाती है.